और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस द्वारा छात्राओं को अबाया पहनने की अनुमति देने के साथ ही अबाया पर विवाद समाप्त होता दिख रहा है, लेकिन इस शर्त के साथ कि स्कूल अबाया के रंग और पैटर्न पर फैसला करेगा। हालांकि इस बीच इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल बयानबाजी, सियासी बयानबाजी भी हो रही है। महबूबा मुफ्ती का भी इस पे बयान आया है और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। तो वहीं पर रिलीजियस मुफ्ती आजम का भी बयान इस पूरे मामले पर आया है। तो एक तरह से इस पूरे मामले ने अब एक सियासी रंग भी ले लिया है। हालांकि मामला खत्म होता जरूर दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा वैसे वैसे इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। हम आप लोगों को डीसी नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि आप लोग टॉपर से हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। अब जब मेरी माँ क्लास में टॉपर 10th क्लास में, अब जब इस क्लास में आए, अब जब इस क्लास में अब जब कल मेरे पेरेंट्स आए तो उनको बोला गया हम अबाया अलो नहीं करेंगे डीसी में। वजह क्या बता रहे हैं? अबाया नहीं अलो करेंगे, अबाया में हमारा माहौल खराब हो रहा है। स्कूल में किसी को भी अबाया पहन के आने की इजाजत नहीं? नहीं, अलो ही नहीं कर रहे हैं अबाया में। आपकी बात हुई प्रिंसिपल? हाँ, बहुत बार हुई, मेरे पेरेंट्स की बात हुई, मेरी बात हुई, नहीं अलो कर रहे हैं। उनसे क्या कहा गया? वो बोल रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो दर्ज जाओ स्कूल में था। ड्यूटी नहीं दे सकते, आप लोग असेंबली में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं आप लोग ड्यूटी मतलब असेंबली में जो ड्यूटी होती थी? हमें बोला गया कि आप लोग ड्यूटी देते हो, आप लोग असेंबली में होते हो, तो मुझे बुरा लगता है आप लोग जो दे। अभी जब बात हुई आपकी, अब क्या? अब उन लोगों ने कहा कि हम लोग निकालेंगे स्कूल की अपनी अबाया, तो आप लोग वही लगा सकते। इससे पहले हमारे पेरेंट्स भी आए थे, उससे इसने नहीं माना, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए ये सब कुछ करने पर। अभी मसला हल हो गया, समझे हम? बोला हाँ हो गया, लगभग बोला गया हमको कलर देंगे तो सब लोग वही कलर के पहन के आओ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कोई भी। और इसने स्टेटमेंट ही चेंज किया। अपनी स्टेटमेंट जब हम इससे पहले गए थे अंदर तो उस टाइम इसने स्टेटमेंट चेंज की, इसने बोला कि मैंने ये सब कुछ नहीं बोला। तो अबाया का ये पूरा मामला तनाज़ा एक तरह से थमता तो दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो स्कूल इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ये हिजाब किस रंग का पहनना है, किस तरह का, किस पैटर्न का पहनना है, ये स्कूल को एक तरह से तय करना है। हालांकि जो स्टूडेंट हैं वो अबाया पहनकर आ सकते हैं और इसके बाद ये मामला पूरा एक तरह से खत्म होता दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे इस मामले ने तूल पकड़ी, अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है और ये मामला अब सियासी गलियारों में एक तरह से पहुंच गया है। इस पर और बात करेंगे। श्रीनगर से हमारे सहयोगी रईस मागरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, अबाया को लेकर श्रीनगर के विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का जो पूरा मामला था, हालांकि ये मामला में एक तरह से थमता हुआ जरूर नजर आ रहा था, क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया था कि पैटर्न और कलर अबाया का क्या होना चाहिए ये स्कूल के हिसाब से, यानी एक शर्त के हिसाब से इस पूरे मामले को खत्म होता जरूर दिख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ रईस, अब देख रहे हैं कि इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको डिनाई किया है कि उन्होंने खाली ये कहा था कि जो स्कूल की यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म जो ड्रेस कोड है वो पहन के आए हैं। अगर उनको अबाया पहनना भी है तो उसी रंग का पहने जिस रंग की यूनिफॉर्म जो है वो स्टूडेंट पहनते हैं, तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो उसी पे उन्होंने क्लैरिटी देते हुए कहा है कि अबाया को कोई उस पर रोक नहीं लगाई गई है, या बच्चों को उस तरह से, फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस तरह से नहीं रोका गया कि वो अबाया लगा के स्कूल नहीं आ सकते। खाली उनको ये कहा गया है कि जो मुख्तलिफ रंगों के वो अबाया पहनते हैं उस पे जो है उनको कहा गया है कि वो सेम जो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है उसको जो है वो फॉलो करें, और उसी तरह का वो अगर उनको अबाया लगाना भी है तो वो सेम यूनिफॉर्म जैसा होना चाहिए। तो उन्होंने स्कूल अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया है, इस पर क्लैरिटी दी है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से जहाँ हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरे जो यहाँ पे राजनीतिक दल है, जो सियासी पार्टियाँ हैं, तो उन्होंने भी इस पर जो है अपना जो रिएक्शन दिया है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं लगातार कि जो स्टूडेंट उन्हें आज जो इस स्कूल के जो स्टूडेंट है उन्होंने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था, तो उनका भी यही कहना था कि उन्हें जो है अबाया के लिए रोका गया, तो उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने साफ कर दिया कि अबाया पहन के लड़कियाँ स्कूल में आ सकती हैं, शर्त यह है कि वो सेम ड्रेस कोड जो है उसको फॉलो करे। जी
बिल्कुल। जिस तरह से रईस आप बता रहे थे कि मामला तो एक तरह से तनाज़ा हल होता दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या बीजेपी की बात करें, सबका इस पर एक तरह से रिएक्शन आ गया। और महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया, इस पे उन्होंने इस इशू पर आरएसएस और बीजेपी को एक तरह से घसीट लिया और उन्होंने कहा कि यह पाबंदी लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है जिस तरह से इस पर पाबंदी लगाई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान आया है और इससे पहले भी जो एनसी की स्पोक्स पर्सन है तनवीर सादिक ने भी कहा है कि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और ये मैटर ऑफ चॉइस है कि कौन किस तरह का लिबास पहनता है, कौन किस तरह की ड्रेस पहनता है। ये लोगों को राइट है कि हर एक व्यक्ति को जो है वो राइट है, वो अपना ड्रेस जो है उसको चुने, अपने मर्जी के मुताबिक वो कपड़े पहने। लेकिन दूसरी तरफ से जहाँ हम देख रहे हैं कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि हिजाब इस पे अबया पे कोई रोक नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि सेम यूनिफॉर्म कोड जो स्कूलों में फॉलो होता है उसको फॉलो करे। लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि सियासी बयानबाजी भी इस पे जो है वो शुरू हुई है। जहां एनसी ने इसको ये कहा है कि ये मैटर ऑफ चॉइस है, वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो इस तरह के काम जो है वो बाहरी जो दूसरे स्टेट है वहाँ पे भी इस तरह के, जो हमने कर्नाटका में देखा था कि हिजाब पे बैन लगा था, तो उसी की जो है इसको उस तरह का रंग दिया है। लेकिन ग्रैंड मुफ्ती ने भी साफ कर दिया है कि यहाँ पे जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिनाई किया है कि उन्होंने इस पे अबया पे कोई रोक नहीं लगाई है, बल्कि ये कहा है कि जो ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड जो है उसको स्कूली बच्चे जो है वो फॉलो करें। और डिफरेंट जो ये अबया पहन के आते हैं इस पे उन्होंने उनको कहा था कि सेम जो उनका अबया सेम होना चाहिए जो यूनिफॉर्म के साथ मैच करें। तो दूसरी तरफ से जो सियासी पार्टियाँ हैं वो अपनी और अपनी तरफ से इसमें और भी जो है वो बढ़ा चढ़ा के इसको पेश कर रहे हैं। इसमें और भी वो मसाला जो है वो ऐड कर रहे हैं और चीज़ें ऐड कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो उनकी जो सियासत है उसको बिल्कुल राइट से। और दूसरी तरफ आप अपोजिशन के अलावा अगर बीजेपी का बयान इस पूरे मामले पर देखिए तो बीजेपी का बयान बहुत मोहतात अंदाज में दिया गया है। दरख्शान अंद्राबी ने या दूसरे लोगों ने जो बयान दिया है, खासतौर से दरख्शान अंद्राबी ने कहा है कि स्कूल तालीम की जगह है जहां यूनिफॉर्म जरूरी है और स्टूडेंट को चाहिए कि हंगामे पे तवज्जो ना दें बल्कि अपनी तालीम पर तवज्जो दें। तो रिएक्शन बीजेपी की तरफ से भी आया, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत मोहतात अंदाज में है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से दरख्शान अंद्राबी ने भी कहा है कि जो स्टूडेंट है वो तालीम पे ध्यान दे और ऐसी चीज़ों पे ध्यान ना दे। और दूसरी तरफ अगर हम एनसी की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये पढ़ाई जो है वो माइंड से होती है, ये ड्रेस से नहीं होती। जिस तरह से जो कर्नाटका में जब हिजाब पे बैन हुआ था तो उसके बाद वो लड़की, वहाँ की एक लड़की ने जो है वो टॉप किया। तो अब इनका भी जिस तरह से दरख्शान अंद्राबी का बयान आया है तो उन्होंने भी ये कहा है कि इस पर सियासत ना की जाए, खाली जो स्टूडेंट है वो तालीम पे ध्यान दे, अपने जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर ध्यान दे, तालीम पे फोकस करे और ऐसी चीज़ों को जो है ऐसी चीज़ों को वो फॉलो करे जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह का ड्रेस कोड उनको जो है वो फिक्स करती है उसको फॉलो करे। जी बिल्कुल। रईस, एक आखिरी सवाल और है, क्या अभी भी इस मामले पर कहीं कोई कंफ्यूजन है इस तनाज़े पर? जिस तरह से स्कूल ने कहा है कि जो अबाया का पैटर्न होगा या जो कलर होगा वो यूनिफॉर्म के हिसाब से होना चाहिए या स्कूल के हिसाब से होना चाहिए, स्कूल की यूनिफॉर्म के हिसाब से होना चाहिए, तो क्या अभी भी इसमें कोई तनाज़ा रह जाता है, कोई कंफ्यूजन रह जाता है? जिस तरह से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको डिनाई किया है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि अबया पहन के लड़कियां जो है वो स्कूल नहीं आ सकती। उन्होंने खाली ये कहा है कि जो अबया वो पहनती है वो यूनिफॉर्म जो उनका है, जो ड्रेस कोड है उसके साथ मैच करे। मुख्तलिफ अबयाज पहन के, मुख्तलिफ कलर के जो रंग के जो अबयाज है वो पहन के ना आए। दूसरी तरफ से जो सियासी पार्टियाँ हैं वो इसको और खींच रही है ताकि जो उनका अपना सियासी फ़ायदा है उसको वो हासिल कर सके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अबया पे उन्होंने रोक नहीं लगाई है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि सेम अबया जो है वो सारे फॉलो करें जो वर्दी के साथ मैच हो ताकि एक जैसा यूनिफॉर्म जो है वो ड्रेस कोड रहे। जी तो बिल्कुल। अब रईस, इस पूरे मामले पर यह देखना बहुत अहम होगा कि जिस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है तो यह मामला यहीं पर रुकता है या सियासी गलियारों में अभी इस पर सियासत और गरमाएगी, इस पर बयानबाजी और होगी, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रईस, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और तफसील से अपडेट करने के लिए। तो चलिए, अभी खबरें और भी हैं लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण घोषणा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में भूमिहीन गरीबों के लिए जमीन उपलब्ध कराने और घर बनाने के सरकार के फैसले की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। उपराज्यपाल ने जम्मू जिले के अखनूर क्षेत्र में गरखाल सीमा ग्राम पंचायत में एक समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। गौरतलब है कि सरकार द्वारा भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन यूटी सरकार ने प्रतिगामी भूमि कानून को हटा दिया है और अब पीएमएवाई योजना के तहत भूमिहीनों को जमीन के साथ साथ घर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। गरीब व्यक्ति को जिसके पास जमीन नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिल सकता था क्योंकि सरकार के पास जमीन देने का कोई प्राविधान नहीं था। अभी 2 दिन पहले जम्मू में एक बैठक हुई थी, डिविजनल कमिश्नर साहब भी थे, डीसी साहिबा भी थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे। हम लोगों ने फैसला किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आजकल में वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन देगी और प्रधानमंत्री आवास योजना भी देगी। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रशासन का ये पहला दायित्व है कि जो समाज में सबसे गरीब आदमी, उस पर सरकारी संसाधनों का पहला हक होना चाहिए और यही माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार निर्देश देते हैं। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, बेज़मीन लोग हैं और उनके घर भी कच्चे हैं। तो सरकार का ये फैसला, माननीय महोदय एलजी साहब जहां आए, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और उनके मकान जो पीएमएवाई में जो बनते हैं वो नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन होगी, गवर्नमेंट लैंड होगी, उसमें से कुछ ज़मीन उनको दे दी जाएगी ताकि उनके मकान बने। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने आज कही है। सरकार का फैसला बड़ा सराहनीय है। जब सिर पे छत होगा तो अपना आप ही आगे रास्ते खुल जाते हैं। जिस परिवार के ऊपर छत ही नहीं, तब वो उसको क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए हमारे माननीय एलजी साहब ने कहा कि उनको हम मकान के लिए घर देंगे, जगह देंगे तो मकान बनेगा। जब मकान बनेगा, उनका परिवार जब उधर रहने लगा तो उनको खुद ही अपना रास्ता वो खुद ही अपनाएंगे कि कैसे कौन सा फ़ायदा लेना। माननीय प्रधानमंत्री जी तो आज के कोई तो पीछे हट नहीं रहे, हर एक को फ़ायदा दे रहे हैं। आज कौन लोग हैं, एक भी बंदा बता दो जिसको बेनिफिट नहीं हुआ। तो जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है या जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये एक बड़ा ऐलान एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा जा सकता है। इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी जम्मू से समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, बहुत अहम फैसला जो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ऐलान किया गया है कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, पहले तो सरकार उन्हें ज़मीन देगी और ज़मीन के अलावा अगर उनके पास घर नहीं है, घर बनाने का पैसा नहीं है, तो उन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर भी बना कर दिए जाएंगे। तो यह बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, बिल्कुल हुरैरा, आपने सही कहा। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, ये सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट है, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। और उन गरीब लोगों के पास, उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास छत नहीं है, जो सिर्फ उम्मीद करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को साकार करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन अब उनके सपने भी साकार होंगे, उनकी उम्मीदें भी पूरी होंगी और उनको क्योंकि उनको सबसे बड़ी बात है छत मिलेगा। छत तब मिलता है कोई इंसान एक कमरा भी बना ले, लेकिन जब उसके पास जमीन होगी। हमने देखा है कि जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू डिवीजन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रामीण इलाकों में जिनके पास जमीन ही नहीं है। कई वजूहात की वजह से, या तो उनके परदादा ने वो जमीन बेच दी या इन्होंने बेच दी, पॉवर्टी, गरीबी की वजह से अपनी बेटी को शादी करवानी है या कुछ और चीज करवानी, तो जमीन भी नहीं है। जब जमीन नहीं है तो मकान कैसे बनेगा। तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसने फैसला किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण,
ये एक स्कीम है, उसके तहत जितने भी लैंडलेस लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाएगी। वो कितनी दी जाएगी वो नोटिफिकेशन 1-2 दिन में निकल जाएगी। उनका क्या प्रोविजन रहेगा, क्या प्रावधान रहेगा, वो प्रोसेस उस नोटिफिकेशन में सारा प्रोसेस दिया जाएगा। लेकिन उनको जमीन दी जाएगी और उसके साथ साथ जमीन जब दी जाएगी तो उनको जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो पैसा दिया जाता है मकान बनाने के लिए वो भी दिया जाएगा। तो आप देखिए ये कितनी बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और मैं आपको यहाँ पे जोड़ दूं, जो जमीन इन लोगों को दी जा रही है, आपको याद होगा जब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था तो एलजी मनोज सिन्हा बार बार ये कह रहे थे कि जो जमीन रिट्रीव की जा रही है, आजाद की जा रही है लैंड ग्रैबर से जिन्होंने एनक्रोच किया है, उस जमीन को ही डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके साथ साथ जिन लोगों की जमीन नहीं है उनको भी ये जमीन दी जाएगी। यही जमीन जो उन लैंड ग्रैबर से आजाद की जाए या जो एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुआ था। तो ये प्रोविजन 2-3 दिन में नोटिफिकेशन जब निकलेगी तो पूरा साफ होगा, तस्वीर साफ होगी कि कितनी जमीन कैसे मिलेगी और उसमें क्या मापदंड होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। जी बिल्कुल मनोज, माफ किया समीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा ने जिस वक्त ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी उस वक्त भी एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था, जिस तरह से आपने भी तफसील से बताया कि जो जमीन ली जा रही है इस जमीन को गरीबों को वापस भी लौटाया जाएगा जिनके पास जमीनें नहीं हैं। एक तरह से वादा भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और एलजी इंतजामिया जो है अपने वादे को पूरा कर रहा है। और इसके लिए इसके अलावा समीर ये एक बहुत बड़ा डबल तोहफा कहिए कि एक गरीबों के लिए है जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं या जमीन लेने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। जी बिल्कुल, मैं अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जो लक्ष्य दिया गया है 19,000 हाउसेस बनाने का लक्ष्य है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जिसके लिए काम जो कल एलजी ने डीसी को भी कहा है कि वो जल्द से जल्द इसको टारगेट को पूरा करे। ये जो 19,000 हाउसेस बन रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहे हैं रूरल एरियाज में जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है, तो उनको जमीन दी जाएगी जिस तरह से मैंने कहा। और मैं आपको याद दिला दूं, तकरीबन 3 महीने पहले एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ पे एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पूरे देश में सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक यूटी है जहां पे ये कोई प्रोविजन ही नहीं है कि यहाँ पे लैंड दी जाए जो लैंडलेस है। बाकी जगहों पे चाहे स्टेट्स हैं या यूटीज हैं, वहां पे जिन लोगों के पास जमीन नहीं होती है सरकार उनको जमीन देती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी यूटी है जहां पे कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है, ऐसी कोई यहाँ पे एक प्रोग्राम नहीं है। तो उन्होंने वादा किया था तब कि ये हम बनाएंगे, हम जमीन देंगे। और तो अब एलजी इंतजामिया समीर अपना एक तरह से वादा पूरा कर रहा है और अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इस पर नोटिफिकेशन जारी होता है। और ये एक बहुत बड़ा ऐलान गरीबों के लिए और बेसहारा जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अब अपडेट करने के लिए। चलिए हिमाचल से एक बड़ी खबर है, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सुक्खू सरकार लैंड बैंक बनाएगी। इस बाबत उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि बहुत से लोग हिमाचल में उद्योग लगाना चाहते हैं लेकिन जमीन की कमी का मुद्दा आड़े आ रहा है। इसके चलते सरकार ने लैंड बैंक बनाने का फैसला लिया है और ताकि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो इन्वेस्टर हैं उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हिमाचल प्रदेश में हम लैंड बैंक इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि उद्योगपति को जब 118 का एक को अवॉइड करने का एक सीधा है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लैंड खरीद ले, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड है चाहे वो प्राइवेट लैंड है, और उद्योगपति को आए और हम सीधा कहें कि ये हमारी ये आपकी लैंड है और आप यहाँ पे फैक्ट्री का काम शुरू करें। तो हम एक बड़े स्केल पे बड़े पैमाने पे, चाहे वो कालाम है, चाहे पौंटा है, चाहे नालागढ़ वाली बेल्ट है, चाहे ऊना है, चाहे कांगड़ा है, हमने बहुत सारी क्षेत्रों में लैंड को आइडेंटिफाई किया है और हमने वो प्रोसेस, एक्विजिशन का प्रोसेस या परचेज का प्रोसेस जो है वो हमने आरंभ किया हुआ है। वक्त हमारे साथ जुड़े हुए रणबीर, इससे पहले भी हमारी आपसे बात हो रही थी कि बहुत बड़ा फैसला सुक्खू सरकार का है कि अब लैंड बैंक सुक्खू सरकार बनाएगी और जो इन्वेस्टर्स अब राज्य में आएंगे उनके सामने जो एक परेशानी थी कि उन्हें जमीन नहीं मिलती है, उन्हें परेशानी होती है, तो ये एक मसला, बड़ा मसला हल होगा।
जी हाँ, बिल्कुल। अब ये कवायद जो है शुरू कर दी गई है, ऐसा जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने ये कहा था। देखिए, बड़ी बात इसमें कि जो पहले से स्थापित जहां पर उद्योग धंधे हैं वहां पर भी जमीन का मसला है और वहां पर भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जाती है वो पर्याप्त नहीं है। अभी एक एग्जांपल ये सामने आया है कि एक फार्मा कंपनी जो है, पिछले कल जो यहाँ पर बिजनेस मीट हुई है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तरफ से जितनी औपचारिकताएं पूरी करनी थी, जो कागजी जो कार्रवाई थी, उसको जो है पूरा हुए जो है करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन बात कहां अटकी है कि पर्याप्त जमीन नहीं है। जो जमीन देखी जा रही है, जो चिन्हित की गई है, वहां पर कई तरह की अड़चने हैं या तो कम है। तो इसी को देखते हुए ये फैसला राज्य सरकार ने लिया है कि राज्य सरकार ये लैंड बैंक बनाएगी। 4 जिलों की बात इसमें कही गई है, जिसमें कांगड़ा जिला आता है, ऊना। कांगड़ा में तो जो है जो नया इंडस्ट्रियल एरिया है वो बनाया जा रहा है, वहां पर जो है नए स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। न केवल कांगड़ा की बात करें, ऊना की बात कही जा रही है और जो काला अम्ब और पोंटा साहिब है वहां पर भी जो जमीन है वो चिन्हित की गई है। देखिए, इसमें जो जमीन उद्योगों को चाहिए, निवेशक को चाहिए, उसमें यह भी ख्याल रखा जा रहा है कि उस जमीन का जो पर्पस है वो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल हो, और क्योंकि उसके साथ अगर कोई रिहाइश होती है या कृषि भूमि रहती है तो कई तरह के विवाद जो है उपज जाते हैं। तो निवेशकों को जो है किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात इसमें है कि हिमाचल में अगर कोई जब निवेश करता है, जो 118 है, उसके तहत गैर हिमाचली तो जमीन खरीद नहीं सकता। अगर उसको उद्योग धंधा चलाने के लिए या विशेष परिस्थितियों में मकान बनाना है या कोई और काम करना है तो उसकी जो प्रक्रिया है 118 की परमिशन की, वो बहुत ज्यादा रणवीर, सरकार ने लैंड बैंक बनाने का एक ऐलान तो जरूर किया है, लेकिन इसमें बहुत सी अड़चने भी आएंगी। हालांकि इन्वेस्टर्स को के लिए एक बड़ा कदम सरकार का जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें किस तरह की परेशानी होंगी ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन मजीद अपडेट खबरें देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।